बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और इसके साथ साथ कौमी असम्बली की तरफ से पार्टीज़ पोजीशन, जो हालिया पार्टी पोजीशंस हैं, वो इलेक्शन कमीशन से मंगवाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने जो हालिया पार्टी पोजीशन दी है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है, दूसरी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। इब्तदाई तौर के ऊपर जब मखसूस नशिस्तों का इजरा करना था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं किया गया था, जिसकी बिना के ऊपर वो मखसूस नशिस्तें जो थीं वो दीगर जमातों में बांट दी गई। लेकिन हालिया पार्टी पोजीशन जब पहुंचाई गई है तो उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 82 अरकान शो किए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया। तो पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया तो किन बुनियादों पे किया गया? दूसरी तरफ मुल्क के तूलो अर्ज़ में इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का आगाज़ होने वाला है, लेकिन तहरीक के आगाज़ से पहले गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये क्लेम करते हैं कि हमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमारे कारकुनान को हिरासा किया जा रहा है। और सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जनाब बाग में 28 तारीख को हम जलसा करना चाहते हैं, जिसकी दरख्वास्त हमने दी डिप्टी कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर उसे मानने से इनकारी है। अदालत में ये पूछा गया कि क्या नौयत है कि जिसकी वजह से आपने इजाज़त नहीं दी, तो वहाँ पर यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि हालात के शहर कशीदा हैं और उसके साथ साथ एक इलाके में धमाका भी हो चुका है, इसी नौयत की बिना के ऊपर हम इजाज़त नहीं दे सकते। फिर पूछा गया कि क्या किसी और पार्टी ने भी इन दिनों में जलसा किया, तो बताया गया कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जलसा किया है। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या उन्होंने इजाज़त ली थी, तो जवाब ना में आया। तो अदालत ने फिर यह कहा कि अगर आपने उन्हें इजाज़त नहीं दी और उन्होंने जलसा कर लिया तो फिर इन्हें भी इजाज़त ना दें, लेकिन इन्हें जलसा करने दें, फिर ये जाने और इनका खुदा जाने। लेकिन समाज जो है वो 6 मई तक मुलतवी कर दी गई है। इसी बिना के ऊपर जो मौजूदा मंजरनामा है, वफाकी हुकूमत में कहीं ना कहीं पर कोई रफ्त दिखाई देती है, कभी कोई बयान कभी कोई बयान। इतलात ये भी हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को मरकज़ी हुकूमत में जगह बनाने के लिए ऑफ़र की गई, लेकिन उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बनाने के लिए तगोदो मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत कर रही है। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अभी अगर मुज़ाकरात के हवाले से, तो हुकूमत के इरादे आपको मुज़ाकरात के लिए दिखाई देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 12 ऐसे बयानात आते रहे हैं कि जिससे ये लग रहा है कि वेव कोई बन रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आपने सारी चीज़ें बयान कर दी, लेकिन आप वर्दी भी आपने बात नहीं की। इस वर्दी पे तो मैंने कहा वो ना भी करूंगा तो आपने तो करनी है। नहीं, मैं कहा इस पे तो कर सकते हैं। तो दूसरी आपने ये भी बात नहीं आज की कि आज तो शहबाज शरीफ साहब को फारग कर दिया गया। और आपने तीसरी बात जो है कि आज 3 प्यारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो 3 प्यारे जो बड़े सख्त बयान देते थे। अब आप बात कर रहे हैं यासर साहब के मुज़ाकरात, मैं ये टीवी पे बैठ के चैलेंज से बात कर रहा हूँ, ये बात चैलेंज से। क्या 7 दफ़ा मुज़ाकरात के लिए टीम नहीं भेजी गई? क्या एक बड़े शख्स को जिसका तमाम सियासी जमातों से तल्लुक़ है, उसे नहीं कहा गया कि तुम कोशिश करो? क्या रात 2 बजे बनी गाला की तरफ जाने वाला शख्स कौन था कि तुम किसी को तो राज़ी कर लो? सारी कोशिश हो रही है। आप क्या समझते हैं? ये जो कराची में जो एक बार मारूफ बिजनेसमैन ने सवाल किया था, आरिफ हबीब साहब, नाम मुझे भी याद है, मैंने तो वैसे ही कहा कि जनाब, क्योंकि आप नाम लेते हुए वर्दी का नाम लेते डर गए थे, तो बाकी आपने क्या करना है, आप अपनी लीडर का नाम लेना गवारा नहीं करते। बात यह है कि जनाब, वो आप क्या समझते हैं कि वो नाम उन्होंने अपने से लिया था और फिर वो तमाम टीवी चैनल्स पर वो दिखा भी दिया गया? वैसे तो नाम शुरू हो तो पी हो जाता है ना, तो दिखा भी दिया गया, उस पर चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई, शाम में सारे टीवी प्रोग्राम भी हो गए, हर बुलेटिन में उसको रख भी दिया गया। नहीं, शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी सर, वो बेचारा उनके चेहरे पर इंशाल्लाह आखिरी दिन तक नहीं होनी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तब थी जब उन्होंने कहा ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगला जब उन्होंने जुमला रखा है तो उस पर उनके चेहरे के तासुरात तो यकसर तब्दील हो गए। इसलिए कि वो उन्हें पता है ना कि उन्होंने पल्ले की है, बेचारे कुछ के कर देना जो भी होता है। बात यह है कि जनाब यासर साहब, मुज़ाकरत की सब कोशिश हो रही हैं,
इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं सारी दुनिया से ये बात कर सकते हैं, हमसे क्यों नहीं? कहा ना उन्होंने। राना सनाउल्लाह साहब भी यही बात कहते हैं ना। उसके बाद कौन कौन है जो ये बात नहीं कह रहा? ख्वाजा आसिफ साहब तक ने ये बात कह दी है, तो फिर पीछे रह क्या गया? बात है कि मुज़ाकरात बिल्कुल हैं, और मेरी इतला यह है कि 29-30 इन दिनों में एक बड़ा मुज़ाकरात का राउंड होगा, और उसके बाद कोई चीज़ जो है वो चलती है या नहीं चलती, उसके बाद 9 मई के बाद बाकी चीज़ें चलेंगी। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, मुझे कभी इम्कान था कि अप्रैल में बानी तहरीक इंसाफ बाहर आएंगे, लेकिन कोई हिकमत अमली कह लें, अल्लाह की तरफ से चीज़ें कह लें, आप अदलिया की तरफ से लंबी डेटें कह लें, वकला के बहाने कह लें, जो भी कह लें, वो नहीं आ सके। लेकिन मई का महीना जो है ना, 9 मई के बाद आपको बहुत सी चीज़ों में, 9 मई से पहले कुछ और कुछ 9 मई के बाद आपको बहुत से टेबल सजे हुए नज़र आएंगे। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। अगर आपकी इजाज़त हो तो अब चलें ज़रा पंजाब की तरफ भी। जी जी, अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं, बुरा ना बनाए तो। अगर आपकी इजाज़त हो, मुझे डर लगता है ना, पता नहीं लगता। नहीं, मेरा वैसे इतना इख्तियार है कि मैं कहूँगा कि नहीं और आप रुक जाएंगे। नहीं तो मैं देखिए, मैं बोल दूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बता दें यासर, मेरा तजर्बा बड़ा थोड़ा है, आपका बड़ा ज़्यादा है। ये वर्दी है कांस्टेबल की जी, टोपी है आईजी की, सॉरी कैप है आईजी की, ठीक है ना, छड़ी भी आईजी की है या डीआईजी की है। ये कौन से मुल्क का है, मुझे बता दें। ये है सारी चीज़ें। मैं आपको 2 दिन पहले एक FIR दर्ज हुई है, 2 दिन पहले, यानी 2 लगा ले 22 तारीख को एक FIR दर्ज हुई है। FIR क्या है कि एक खास तारे की शर्ट पहन के एक शख्स फिर रहा था और उसे पकड़ लिया गया। आपका आर्टिकल 51 जो कहता है, जो है, उसके तहत आप नहीं पहन सकते। अब इन्होंने एक नया काम कर दिया। नया काम क्या किया कि इन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि आपने कल देख लिया होगा ऑर्डिनेंस, वो 1 जनवरी का निकाल दिया, निगरान हुकूमत के दौर का। मुझे एक बात है, आपको पता है ऑर्डिनेंस की मुद्दत कितनी होती है? 3 माह। 3 माह बाद यहाँ मंजूर कराना पड़ता है, ऑर्डिनेंस को आगे ले जाना पड़ता है। ऑर्डिनेंस है या पुलिस हुकाम की तरफ से? चले पुलिस, वो आपको परसों पता चल जाएगा। मैं कुछ चीज़ें बयान नहीं अभी करना चाहता, क्योंकि मैं आज सारा दिन इस केस को पढ़ के, केस करने वाले वकील को मिल के, ये सारा कुछ देख के। बाजवा साहब को मिल? जी, बाजवा साहब को मिल के आए। बात यह है कि वज़ीर आला हैं, बिल्कुल उनका इख्तियार है। ये अच्छी बात है कि वो जाएँ पुलिस में, अच्छी बात है, पुलिस वालों की हौसला अफजाई करे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होनी चाहिए थी जनाब, वो अपनी वर्दी में करती, जो वर्दी अवाम ने उनको दी है। 800 रुपये वाला सूट जो था ना, उसमें करती, ठीक है ना, 800 रुपये वाले सूट में करती और बताती कि मैं पुलिस के साथ हूं। लेकिन मुझे आज लगा कि आज का जो उन्होंने जो वर्दी पहनी थी ना, आज उनकी वर्दी के रंग मुझे ना पूरे पंजाब में नजर आए हैं, जगह जगह चौकों चौराहों में नजर आए हैं। उसके बाद आईजी साहब, देख ठहरो यार, आप ये ना करें ना, आप बहुत सारे लोगों को रोग लग जाते हैं, लेकिन आपको गहरा रोग लग गया हुआ ये 800 वाले सूट वाला। यार रोग मुझे एक बात बता दो यार, आपको घर से प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो आपने सर पे सवार कर लिया हुआ, तो वो टिकटिकी बांध के वो नुक्ता उधर रहता है। भाई मुझे प्रेशर नहीं है, मैं कौम का सोचता हूँ ना। 800 रुपये का सूट, वाह सदके जावा, अंडा मरे हो रही है मुरमुर अपने घर। अरे बात यह है कि यासिर साहब आज जाते हैं, मुझे बताएं, आईजी पंजाब जो हैं, ये पंजाब के आईजी हैं, पंजाब के सब कुछ हैं, उनसे आगे खड़े होना इनका बनता था। हाँ, अगर बतौर वज़ीर आला गई होती तो जरूर खड़े होते। ये तो बतौर एक सिपाही गई हैं, एक सिपाही भी है, ये एक आईजी भी है। अच्छा, मुझे नहीं पता लगता वो डंडा जनासी, सॉरी छड़ी जो है, वो छड़ी किसकी है? आईजी की है, किसकी है? आईजी जो हाथ में पकड़ा हुआ है, आईजी का, एसएसपी आईजी का। और टोपी किसकी पहनी हुई है? आईजी की। आईजी की, अच्छा शुक्र है, मुझे नहीं ना पता, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो वर्दी काके सिपाही थी, किसकी है? खातून पुलिस एहलकार। ओ, खातून पुलिस एहलकार की होगी, मैं कौन सा कह रहा हूँ शाही जट की है। यार आप माफरीन है तेरे आप पे यार, ठीक है। मैंने कहा है कोई जट साहब की वर्दी है, खातून की वर्दी है ना। सुना अब अलीट फोर्स की वर्दी भी पहनने जा रही हैं, तस्वीर वायरल हुई है सुनने में। ये तो ये टीवी पे चला ना, मैंने तो टीवी पे देखा, वो तस्वीर भी बाकायदा तौर पे उसकी वायरल हो गई है जी। क्योंकि उन्होंने हर वो काम करना है यासिर साहब, जब किसी केस को अदालत में पिटीशन की जाती है, अगर उसे काबिल समाअत करार दे दिया जाता है तो इसका मतलब उसमें कुछ है, तो इनको तो इंतज़ार कर लेना चाहिए था ना।
कुछ देर इंतज़ार कर लेते और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता, क्या मसला था। लेकिन हम यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर चीज़ जो है वो हम कहते हैं चलन दियो, जो होंदा होन दियो। नहीं, मैं तो वैसे सर मुझे तो खुशाइंद लगता है कि अगर इजहार यकजहती करने गई हैं, मैं तो इस उम्मीद में हूँ कि 1 मई को मजदूरों के कपड़े पहन के भी उनके साथ इजहार यकजहती। वो मजदूरों का सूट हमें नहीं मिल रहा 800 रुपये वाला, पता फिर आप वही बात कहते रोक लग गया। और मजदूरों के साथ वो पहले दिन से यकजहती कर रही है 800 रुपये का सूट पहन के। आप फीन है यार आप पे। हमारी वज़ीर इत्तलात कहती हैं 800 रुपये का सूट, कहा है ना उन्होंने, तो वही तो मजदूरों का सूट है। वो आपने जो कोट पहना हुआ ये है अमीरों वाला, आपने जो सूट पहना हुआ ये है अमीरों वाला, ठीक है। मजदूरों वाला तो वो है जो 800 रुपये का मेरी वज़ीर आला पहनती हैं। और 1 मई को किस तरह इज़हार यकजहती करे मुझे बता दो ना। क्या झाड़ू फेरे, क्या करे, क्या रूढ़ी काटे, क्या करे मुझे बता दें आप। यारी पहली वज़ीर आला मेरी जो अल्लाह के फजल करम से पहले दिन से मजदूरों के साथ है, मजदूरों के साथ हमदर्दी करती हैं, इसलिए तो 800 रुपये वाला सूट पहनती हैं। नहीं तो 25,000 20,000 वाला आप जैसा सूट पहना होता आप ऐसे ही। किसने कह दिया ये 20,000 वाला सूट? चलो 2-4 इसकी सिलाई तो 2500 होगी ना। हाँ, ये सिलाई तो आजकल आसमान। तो आपकी तो सूट की सिलाई भी मेरी वज़ीर आला के सूट से महंगी है। तो यासर साहब बस दुआ करें, अल्लाह 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 की ज़ात अपनी ख़ास रहमत करें। अच्छा, जब आपने वो वज़ीर आला वाला टॉपिक छेड़ ही दिया है, वज़ीर आला ने वो पिछले दिनों वो दरांती से तेरे बाजरे दीरा की है साहब वो गंदम की कटाई उन्होंने की थी। तो अभी सुनने में ये है कि 3,000 से भी कम कीमत हो चुकी है गंदम की। आपने मजदूरों को, आपने किसान को मार के रख दिया। ये बहुत अच्छा आपने मौजूद शुरू किया, बिल्कुल इस पे बात हमें करनी चाहिए। पूछें इनसे, एक किसान की जिंदगी भर की पूंजी, वो किसान जो अपनी बेटी के जहेज के पैसे इस गंदम को बेच के हासिल करता था, जो इस आस पे रहता था मेरी गंदम बिकेगी, इस सख्त गर्मी में, सख्त सर्दी में, सख्त तरीन हालात में काम करता था, महंगा तरीन पेट्रोल, महंगी तरीन बिजली, महंगी तरीन गंदम, महंगा तरीन बारदाना, सब कुछ उसने लिया। क्यों लिया? कि कम से कम इसमें कुछ बचत आएगी, 500,000 एक मन में बचत आ जाएगी, 200 रुपया एक मन में बचत आ जाएगी। तो मेरा अगर इतना 5-6 एकड़ पे है, 7 एकड़ पे इतने पैसे बन जाएंगे, मैं अपनी बेटी के शादी कर सकूंगा, किसी बच्चे को बाहर भेज सकूंगा, टूटी हुई घर की छत जो है उस ठीक करवा सकूंगा, ज़ईफ़ माँ जो है उसका इलाज करा सकूंगा, भाई जो बेरोज़गार है शायद उससे छोटी सी एक परचून की छोटी मोटी दुकान डलवा सकूंगा। अब तो ये किया गया है, अब किसान खुदकशियों पे मजबूर हैं। मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं सैकड़ों लोगों से बात की। उन्होंने कहा जनाब अब अगले साल हम गंदम नहीं बीजेंगे, हम अगले साल गंदम नहीं बोएंगे, हम अगले साल गन्ना नहीं लगाएंगे, हम अगले साल चावल नहीं लगाएंगे। उसने कहा गन्ने की पेमेंट मिल जाती है, गंदम की पेमेंट नहीं मिल रही, ज़बरदस्ती की जा रही है, बाबुओं को हम पे बिठा दिया गया है, वो हमसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं। उसने कहा ये तो हमारा आलम है। सर मेरे एक दोस्त हैं, चंद एकड़ उनकी ज़मीन है, मैंने कुछ दिन पहले फ़ोन किया। ताड़े दोस्त चंद एकड़ नहीं हो सकती। चंद एकड़ मैं शाही खानदान से ताल्लुक हो ही नहीं सकती चंद एकड़। तो बात सुन सर, नहीं बात तो कहो ना, मेरे दोस्त ने ज़्यादा ज़मीन है, वज़ीर आला तो तुसी वाक़फ़ हो। चंद एकड़ ज़मीन है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि जनाब लाहौर का चक्कर कब लगेगा? तो आगे से वो पंजाबी लहजे में कहते कणकां चुकियाँ जा रही हैं, आ रहे हैं। मैंने ये परसों फ़ोन फिर दोबारा किया, मैंने कहा क्या बना? कहते कणकां की चुकियाँ जानी ऐसी आप चुकेंगे, ये अल्फाज है। ठीक है नहीं, और रंधी हुई आवाज़ में मैं ये आपको ये जो बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम मैंने लोगों को रोते हुए देखा है। मैं कल एक गल्ला मंडी में गया हुआ था यासर, कल एक गल्ला मंडी का इफ्तिताह हुआ, ये गुजरांवाला और शेखुपुरा रोड पे, बहुत बड़ी, मैं समझता पंजाब की सबसे मॉडर्न गल्ला मंडी थी। मुझे भी उन्होंने कहा आप आ जाइएगा, मुबशर भट्ट साहब मेरे दोस्त हैं। मैं चला गया वहाँ पे, तो मैंने कहा चले ख़बर तो निकाले ना। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा इतनी मॉडर्न गल्ला मंडी बन गई है तो क्या बनेगा? उन लोगों ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाजे निकलेंगे, खुदकशियाँ होंगी, कहत पड़ेगा जब किसान को पता है कि मेरे बिजली के बिल के पैसे भी इस गंदम से नहीं निकल रहे, मेरे घर में फाके हैं, वो शख्स जो हमें रोटी दे रहा है उसके घर में फाके हैं,
वो शख्स जो अपनी दिन रात की मेहनत से ना वो किसी बारिश को देखता है ना गर्मी को देखता है, उसके बच्चे उसकी बीवी सब इसी में लगे रहते हैं और रोटी भी वो खुशक खाते हैं कि हम गंदम पैदा करके बेचें, हम इस कौम का एक जो है सबसे बड़ा काम वो करें। और उसने कहा कि अब ये आलम है कि वो लोग 2800, 2600, 2500 इस पे बेच रहे हैं। इसलिए बेच रहे हैं कि कर्ज लेने वाले घर के बाहर खड़े हैं, इसलिए बेच रहे हैं कि लोग वहां पे मौजूद हैं। उसने कहा हो क्या रहा है? उसने कहा जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे ना, जिनके सरकार के करीब तरीन हाथ थे, वो लोग अपनी गंदम को महफूज कर रहे हैं। ना वहां पर कोई बाबू छापा मार रहा है, ना वहां पर किसी बाबी का इस्तेसाल तो गरीब किसान का हो रहा है, जो छोटा किसान है, जो जिसकी चंद एकड़ जमीन है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हुमायूं मेमन साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जब हम बात कर रहे हैं गरीबों के इस्तेहसाल की, जब हम बात कर रहे हैं अशियाए खुरनोश की कीमतों के बढ़ जाने की, क़ुव्वत ख़रीद की, अवामी मसाइल की, मुआशी मसाइल की, सियासी अनरेस्ट की, तो इसका खात्मा किस तरीके से हो सकता है? अभी केओस और टर्मोइल तो बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है, लेकिन इसी हफ्ज़दा माहौल में ठंडी हवा का झोंका कौन साबित होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर एक बयान आए तो उसको काउंटर करने के लिए 4 बयानात और भी हमें देखने को मिलते हैं। ये सियासी मंडी एक हमें देखने को मिलती है कि अवामी सतह के ऊपर जो अवाम के इश्यूज़ को डिस्कस करना है, तो सियासी मंडी में उसी अवाम के इस्तेहसाल की बातें होने लगती हैं। कहाँ पर किसको कितना कट लगाना है, किसको कितना निचोड़ना है, उसकी बातें होने लगती हैं। तो अवामी मसाइल के ऊपर, जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर बात कब होगी? इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, अगर देखा जाए अभी जो पार्लियामेंट के सेशंस आपने पिछले दिनों देखे हैं, उसके अंदर जो डिस्कशन हुई है, क्या हमें लगता है कि अवामी मामलात के ऊपर कोई डिस्कशन हुई? अभी भी समरीज जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद की जाती थी, हम भी उन्हीं तनकीद करने वालों में शामिल थे कि सर्कुलेशन समरियां जो हैं वो गर्दिश करती हैं और उसकी मंजूरियां होती हैं। अब भी वही देखने को मिल रहा है, तो फर्क क्या है, उसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, बात ये है कि कुछ तो जो पाकिस्तान का जो पूरा एक्चुअली जो निज़ाम है ना, इस निज़ाम के अंदर जो सबसे बड़े हर्डल है वो पाकिस्तान की सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तरफ आपको इंसाफ नहीं मिलता। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में तकरीबन पता नहीं 270 अरब रुपए के जो केसेस हैं उनके ऊपर कोर्ट्स ने स्टे लेकर दिए हुए हैं। अगर ये इतने ज्यादा केसेस के ऊपर स्टे ना हो, और ये स्टे इस वजह से हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके अच्छे लॉयर्स हैं, उन लॉयर्स के अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं और उन बेसिस पे ये सारा स्टे होता है। तो जब स्टे होता है तो फिर आपकी यही हो जाती है, कभी एक समरी आ रही होती है, कभी दूसरी हो रही होती है, कभी दोबारा रिपीट हो रही होती है, कभी फलाना। मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बताऊं कि सेनेट में जब हम कमेटियों के अंदर बुलाते हैं और हम कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, अब ये जो प्रॉब्लम होता है वो नॉर्मली पब्लिक रिलेटेड होता है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का होता है। अब उसमें जब हम ब्यूरोक्रेसी को हम कहते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, मजाल है जो टस से मस हो जाए। मिसाल के तौर पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ जिसको मैं चेयर कर रहा था, हमें ये पता चला कि जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें बहुत बड़े बड़े घपले हो रहे हैं। तो जब हमने उनकी निशानदेही की और हमने जिन लोगों का मतलब नाम आया उनके ऊपर FIA के केसेस भी हैं, तो जब हमने कहा कि इनको रिपैट्रिएट कर दो और यहाँ से हटा दो, दोबारा कर लो, तो आप मानोगे नहीं, उनको परमानेंट कर दिया गया। वो पहले डेपुटेशन पे आए थे, उनको परमानेंट कर दिया गया। तो पाकिस्तान के जब प्रॉब्लम इस किस्म के प्रॉब्लम होंगे, और उसकी वजह यह है कि जब जहां से असल जो स्ट्रेंथ है वो अवाम की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वोट जब अवाम का आता है
उसकी बेसिस पे जो स्ट्रेंथ बनेगी तो वो काम करेगी। लेकिन जब अवाम की वोट को इज्जत नहीं मिलेगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो फिर कौन अवाम के लिए काम करेगा? अच्छा मैय्यर साहब मुझे ये तो बताएं कि बाकी सबको इजाज़त मिल गई, आपने बड़े इस वक्त खुल के इलेक्शन भी कराए, कागजात भी जमा हुए, तमाम मीडिया ने दिखाया भी, लेकिन आप लोगों पे फिर ऑब्जेक्शन लग गया। 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फिर एक तरफ आप पे ऑब्जेक्शन लगा दिया। और दूसरा सवाल जो है उसको भी इसी के साथ अटैच करें कि एक तरफ आपको अजाफी महसूस नशिस्त इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने कहा कि आप पानी पार्टी नहीं हैं, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आज बाकायदा ये कह भी दिया कि जी आप पार्लिमानी पार्टी हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है? क्या अब आइन या आइन के रखवाले खामोश रहेंगे या पीटीआई इस पे आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगी? मुझे पहले बताएं, ये आप किस आइन की बात कर रहे हैं? मतलब किस मुल्क की आइन की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या किसी और मुल्क के आइन की बात कर रहे हैं? हम तो पाकिस्तान की करेंगे ना जी। पाकिस्तान की आइन तो सिर्फ किताब के अंदर अच्छी लगती है, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आइन के ऊपर प्रैक्टिस होती तो फिर आज से 1 साल पहले 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस हो चुके होते, आज से 8 महीने पहले पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस हो गए होते। ये सारी चीजें तो सिर्फ उस वक्त तक हैं जब तक, वही अगेन मैं उसी बात पे आ जाऊंगा, जब तक अवाम की स्ट्रेंथ के ऊपर लोग खेलेंगे तो फिर सारे फैसले आइन के मुताबिक होंगे। लेकिन जब अवाम के फैसलों की बजाय, मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं दिल से बात बताता हूं कि पाकिस्तान का मसला यही है कि पाकिस्तान में आइन सिर्फ किताब की हद तक है, इंसाफ सिर्फ कहने की हद तक है, अदल सिर्फ सुनने की हद तक है। यही वो चीजें हैं कि जिसकी बेसिस पे अगर आप एक दफा फिर याद रखें कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब कहा था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता, तो ये जुल्म का निज़ाम कैसे चलेगा? जब आप किसानों को जिनके अखराजात से आप 40% कम उनको पैसे दोगे, इसका मतलब ये वो अपने 40% के नुकसान पे चीज बेचेंगे। मुझे एक बात बताए, वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 40% के नुकसान पे चल सके? मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग, और उसकी वजह एक है, उसकी वजह ये है कि ये लोग अवाम की स्ट्रेंथ पे तो आए नहीं है, ये अवाम को, they don't owe anything to अवाम। ये लोग जिनको ओ करते हैं ये उनके कहने पे चलेंगे, ये अवाम को तो ओ 1 रुपया भी नहीं करते, एक वोट नहीं करते। अवाम ने तो इनको रब किया है, तो ये अवाम को उनके वोट ना देने की सजा दे रहे हैं। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताएं कि आप लोग इस इलेक्शन के नताइज के खिलाफ बहुत सारे शहरों के अंदर अवामी इज्तिमात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी आपको इजाज़त मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, और आपकी पार्टी के लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आपके कारकुनान गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर हल क्या होगा आप लोगों के पास? देखिए, इस तरह है कि अगर आप ये जो अभी इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस हुए हैं, इनको जरा थोड़ी देर के लिए सामने रखें। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, इसका मतलब है 4 सूबों में, और फेडरल में तो नहीं, लेकिन 4 सूबों में इलेक्शंस हुए हैं। आपने क्या नोट किया है कि सिर्फ पंजाब के अंदर दफा 144 लगा था, बाकी किसी सूबे में एक दफा 144 नहीं लगा। आपने देखा है कि सिर्फ पंजाब में इंटरनेट की बंदिश थी, बाकी किसी सूबे में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। तो क्या ये जो टेररिज्म का डर था, ये क्या खाली पंजाब की हद तक था, या क्या पंजाब लेकिन सर आपको तो उधर सिंध में भी, बागे जिना में भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही? नहीं, देखिए, इजाजत तो हमें इसलिए नहीं दी जा रही कि यही वो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट वाले ही लोग हैं ना, चाहे वो सिंध में हो चाहे वो पंजाब में हो। आपका क्या मतलब है, ये सिंध में चाहे वो पीपल्स पार्टी है या MQM है, क्या उनको मैंडेट मिला था? पीपल्स पार्टी को तो 25 सीटें मिली हैं टोटल, MQM को 3 सीटें मिली हैं टोटल, और PMLN को 17 सीटें मिली हैं टोटल। ये सारे मिला के 40 नहीं बनते। ये क्यों हम इजाजत देंगे?
आप मुझे ये बात बताएं, ये क्यों हमें इजाजत देंगे? इनका दिमाग खराब है। इनको स्ट्रेंथ, मैंने दोबारा बता रहा हूं, इनकी स्ट्रेंथ तो अवाम में है ही नहीं, तो ये अवाम के पास हमें जाने क्यों दें? हमारी स्ट्रेंथ अवाम है, हमारी स्ट्रेंथ वो बैंगन है जिसने इनको पीटा है। और मैंने आज सेनेट में भी कहा है, मैंने कहा आपको बहुत पीटा है बैंगन ने। तो ये हमें ये बात बताएं कि ये हमें हमारे साहब बानी तहरीक इंसाफ कब तक आप देख रहे हैं, जेल से बाहर देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान के लिए जेल में होना या ना होने का अब वो कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। वो जेल में बैठ के इन सबको दौड़ा रहा है। वो जेल में बैठ के उसके लिए, मतलब एक आदमी, वो वाली बात थी ना जो वो हमेशा कहता था कि जब अल्लाह ने तुमको पर दिए तो चूंटियों की तरह क्यों रेंगते हो। उसके लिए जेल में होना ना होना अभी ये एक, आप ये समझ लें कि एक थ्योरेटिकल बात रहेगी। प्रैक्टिकली ही इज रूलिंग द कंट्री, प्रैक्टिकली ही इज डूइंग एवरीथिंग। ये तो सिर्फ उसके, आप ये समझ लें कि आपने एक शरीर को काबू में रखा हुआ है, लेकिन रूह तो आजाद है, सोच तो आजाद है, उसके तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये लोग तो उनके करीब भी नहीं आते। ये तो मतलब इमरान खान आइडिया से बढ़ के, आइडियोलॉजी से बढ़ के इमरान खान, आप ये समझ लें कि अगर आपने वो इंग्लिश मूवी देखी है ब्रेव हार्ट, इमरान खान तो पाकिस्तान का ब्रेव हार्ट बन के रह गया। उसने तो पूरे पाकिस्तान को, लेकिन आप सर ये नहीं समझते, आप ये नहीं समझते कि जेल में रहने की वजह से जो पार्टी पॉलिसी है या पार्टी बयानात हैं, पार्टी फैसले हैं, वो मुस्तहकम दिखाई नहीं देते? क्योंकि कहीं पे हमें ये पता चलता था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल खान मरवत का नाम है, फिर ये पता चलता था पंजाब से कुछ लोग गए हैं, उन्होंने कहा है तमाम ओहदे जो हैं वो केपी वालों के पास है, हमारे पास ओहदे नहीं है, वहाँ पे तो हुकूमत है, यहाँ पे हुकूमत नहीं है, नाम चेंज कर दें। साहिबजादा हामिद रजा का नाम आ गया, फिर उमर अयूब साहब वापस आके कहते हैं शेर अफजल खान मरवत ही अभी तक उम्मीदवार हैं। तो ये जो बयानात में तब्दीली है, तो अगर खान साहब बाहर होते तो इस तरह की तब्दीली ना देखने को मिलती? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इमरान खान बाहर होते तो ये छोटे मोटे हिचेस ना रहते, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक बात मैं जरूर मानता हूं, अगर आप मुझसे पूछें तो पंजाब को कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मतलब पोजीशन मिलनी जरूरी है। मैं केपी से हूं, सेनेट में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन केपी से है, सेनेट में जो पार्लिमानी लीडर है वो ऑब्वियसली पंजाब से है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये दे देते हैं पंजाब को तो कोई इसमें बुराई नहीं है। शेर अफजल मरवत इज अ वेरी गुड चॉइस, नॉट अ बैड चॉइस। लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल विजडम अगर ये कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ वो बेहतर तरीका होगा और अफजल तरीका होगा। बाकी जो लीडरशिप मिल के फैसला कर ले तो ये याद रखें कि एट द एंड ऑफ द डे कलेक्टिव विजडम हमेशा बेहतर होता है। थोड़े से मसले हैं, लेकिन ये मसले सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक इमरान खान जो है वो पाबंदे सलासल है, लेकिन वो ज्यादा देर रहेगा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा हुआ तो जून, जुलाई, अगस्त इसके आसपास ये सारे 2 नंबर केसेस खत्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ही बी आउटसाइड ऑफ दैट थिंग। लेकिन जिस दिन वो बाहर आ गया, मुझे समझ ये नहीं आती ये लोग उसको आने क्यों देंगे, क्योंकि जिस दिन वो बाहर आ गया उस दिन इनमें से एक बंदा भी अपनी जगह पे खड़ा नहीं होगा। आप मिसाल देखें, जब शेर बाहर आ जाएगा तो ये गीदड़ और लगड़ बगड़ क्या ये रह सकेंगे उसके सामने? नहीं रह सकेंगे। तो ये उसको आने क्यों देंगे? ये नहीं आने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल, अगर आपको ये लगता है कि आने क्यों देंगे तो फिर ये जो 3 महीने की आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो किन बुनियादों पे दे रहे हैं? एक जात तो अल्लाह की भी है ना, असल तो काम ही उधर से एक प्लान तो अल्लाह का भी है ना। वो प्लान ये लोग रोक नहीं पाएंगे। और ये याद रखिए, ये वो प्लान है कि जब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में चेंजेस ले आता है तो आपका बदतरीन दुश्मन भी आपका बेहतरीन दोस्त बन जाता है। मैं मिसाल दे देता हूं, जंग ओहद में मुसलमानों को किसने हराया था? और उसके बाद वो मुसलमानों का सबसे बड़ा सिपहसालार बन गया था खालिद बिन वलीद।
हाँ, खालिद बिन वलीद कहते हैं कि एक जुम्मे और दूसरे जुम्मे के दरमियान में कोई ना कोई शहर फतह करता था। तो जब इस किस्म की चीजें होती है, जब अल्लाह की तरफ से मदद आती है, तो फिर कौन रोक सकता है। और ये याद रखें कि ये लोग जब आप मेरिट पे ना हो ना, तो अपनी गलतियों के बोझ के नीचे दबते जाते हो, और ये अपनी गलतियों के बोझ के नीचे दबते जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल मेरिट पे नहीं है। और पॉलिटिकल मेरिट पे या किसी भी मेरिट पे जब आप नहीं होते, तो आपकी वो कैपेसिटी ही नहीं होती कि आप सही फैसले कर पाए। जब आप सही फैसले नहीं करते, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आपको जीने नहीं देते, वो आपको हरा देते हैं। तो ये अपनी गलतियों, अपनी नालायकियों की वजह से खुद हार जाएंगे, और ये अल्लाह का सबसे बड़ा इंतकाम होगा इनके साथ। ये अपनी गलतियों की वजह से खुद हार जाएंगे और खुदा की तरफ से बड़ा इंतकाम होगा इनके साथ। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात हो रही है आने वाले दिनों में डेवलपमेंट क्या होने वाली हैं। अभी जो बयानात दिए जा रहे हैं, जो ऑफ़र्स की जा रही हैं रूठे उनको मनाने के लिए, लेकिन उसके पीछे मंदरजात क्या हैं, पर्दे के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, इस बात करते हैं। राना साहब, हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी कि कुछ लोग हैं जिनके बयानों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उनमें एक चौधरी आबिद रज़ा कोटला का नाम भी हमने शामिल किया था। अब चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब वो बयान देते हैं कि जिन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई है, उनकी पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त मैं तो दे नहीं सकता, मुझे तो उस पर कवर डालना है। और वो कहते हैं कि ये कौन है कि नून लीगी हुकूमत में ही नून लीगी कारकुनान उठा लिए जाए। उनके कुछ कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, उनके हल्के के लोग। तो वो कहते हैं जाली वज़रा वो अपनी धाक बैठाने के लिए इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं। तो क्या ये नून लीग में अगर नून लीग के मुखालिफ कोई बयानी आएगा तो उस पर भी घेरा तंग होगा? क्यों नहीं होगा, 100% होगा। ये सल्तनत है, सल्तनत मरियम या सल्तनत नवाज शरीफ या सल्तनत शहबाज शरीफ, कोई भी नाम रख लें आप, ये वो सल्तनत है जहाँ पर किसी को अपने ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त ये नहीं देते। ये वो सल्तनत है जिसमें बिल्कुल कहा जाता है कि जनाब जो मर्ज़ी हो जाए, हम गलत करें आप उसकी तारीफ़ करो, हम गलत करते जाएं आप तारीफ़ करते जाओ। जहाँ पे आप हमारी गलती की निशानदेही करोगे, फिर आपकी निशानदेही हम करेंगे और आपका निशान मिटा देंगे। मुझे एक बात बताएं, आबिद रज़ा कोटला इनका सबसे ख़ास आदमी जी, इनका सदर वहाँ पे इलेक्शन लड़ता था, वो बोला इनके खिलाफ, मियाँ जवेद लतीफ़ बोला, राना सनाउल्लाह साहब बोले, खुरम दस्तगीर साहब बोले, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बोले, ज़ुबैर अहमद साहब बोले, मुफ्ता इस्माइल साहब बोले। आप जरा लाइन लेती जाए, कितने लोग बोले, जो बोलता जा रहा है। दानियाल अजीज़ बोले, उसका क्या हाल हो रहा है। यहाँ उसे धमकी मिलती है आ जाओ, आ जाएंगे। यहाँ जिसको आगे जगह नहीं किसी और जगह मिलती वो वापस आ जाता है। आप क्यों बोल रहे हैं? इन लोगों ने, एक शख्स था गुजरांवाले का, याद है, इनसे मुनहरफ हो गया, दोबारा उसी को अपने साथ रख लिया, अंसारी। हाँ जी, अशरफ अंसारी। अशरफ अंसारी के साथ क्या किया था इन्होंने? बाहर निकल, यही था ना। आप इनको आप लाइन लगा के देख लें कहाँ पे किन के साथ क्या क्या किया, तो आपको नजर आ जाएगा। यासर साहब, सियासत में रवादारी होती है, सियासत में जमहूरियत में बर्दाश्त होती है, लेकिन यहाँ पर रवादारी और बर्दाश्त नाम का कोई लफ्ज़ है ही नहीं। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुझे एक बात बताएं, आज तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया, तो आज उनके पुरअमन एहतजाज को क्यों रोकते हैं? क्या आप डरते हैं? क्या आपको डर है? क्या आपकी तवक्को से ज्यादा जिस तरह लोगों ने वोट दे दिए तो उन्हें, इसी तरह लोग भी बाहर निकल आएंगे? आपका पुलिस को खड़ा करना, सब कुछ करने के बावजूद भी आज एहतजाज हुआ, भरपूर हुआ, लोग निकले, लोगों ने इजहार किया, लोगों ने गुस्से का भी इजहार किया। अब कल किसान निकलेगा, क्या उसे भी मारेंगे? परसों ताजर निकलेगा, क्या उसे भी मारेंगे? उसके बाद स्टूडेंट आएगा, क्या उसे भी मारेंगे? तो आप क्यों नहीं उस चीज को मार रहे जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं?
उस नजरिए के क्यों नहीं मार रहे आप, जो नजरिए इस पाकिस्तान के लिए खतरनाक है? आप उस अलानिये को क्यों नहीं खत्म कर रहे? उस अलामिये को क्यों नहीं खत्म कर रहे? उस बयानिया को क्यों नहीं खत्म कर रहे जो बयानिया इस मुल्क के लिए नुकसान दे? अपनी मैं नहीं मार सकते तो और चीज़ें क्या मार पाएंगे? GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा इसी बीच में कर चुके हैं। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, राना साहब काफ़ी कल के मामले को लेके सीखपा भी मुझ पे हो रहे हैं और कहते हैं कि तुमने इस पे बात का आगाज़ नहीं किया। मरीम नवाज साहिबा ने वो वर्दी पहन के इजहार यकजहती किया ख़वातीन पुलिस एहलकारों से, तो उसमें क्या कबाहत थी? आपने क्या कबाहत है? मैं कह रही हूँ कि कल को जब काकुल या PM में किसी ट्रेनिंग पास आउट के लिए जाएंगी तो क्या किसी का यूनिफॉर्म पहनेंगी? अच्छा, मुझे सायरा साहब एक बात, उन्होंने इजहार यकजहती खवातीन के साथ नहीं की, उन्होंने इजहार यकजहती बहावल नगर वाक़े उस पुलिस के साथ की है कि जितना बहावल नगर में तुम लोग मजबूर थे उतना मैं भी मजबूर हूँ। वो था इजहार यकजहती उनका, किसी और काम के लिए नहीं था। वो साने बहावल नगर के लिए उन्होंने बोला कि भाई हेलो मैं भी पालती, जिन्हें मजबूर तुसी हो उन्हें ही मजबूर मैं हूँ। अच्छा ये तो बताएं मुझे बताएं, आप तो पार्लियामेंट में रही हैं और आपका हम जैसे लोगों का तो तजर्बा भी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है। अच्छा ये तो मैंने सुना था सिपाही की वर्दी पहन लें तो IG से पीछे खड़े होते हैं। सिपाही की वर्दी है, डंडा जो है वो लाठी और छरी जो है वो है IG की और कैप जो है वो भी IG की है। तो ये मुझे बताएं ये कौन सी वर्दी है? कोई नई वर्दी आई है? इसका क्या नाम रखेंगे अब? बस क्या इस वर्दी को क्या नाम? ये किसी टैब्लो या किसी स्टेज शो की वर्दी हो सकती है, कोई किसी अलामती वर्दी तो मुझे तो नहीं लग रही कि वही। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबने यही बोला है कि सिपाही की वर्दी पहनकर और IG पीछे खड़े हैं। कुछ समझ नहीं आई और मजे की बात है कि फिर मुझे समझ आई है कि ये वर्दी फिर जब तुझे पालो तो थोड़ा उतारन में दिल नहीं करता। उन्होंने शायद पूरा दिन उसी वर्दी में गुजारा, तो फिर मुझे ये वाली मिथ समझ आई कि वो यूनिफॉर्म क्यों पसंद होती है, क्यों उसको उतारने को दिल नहीं करता। अच्छा ये एक नया काम आज चल गया है, वो बड़े मियाँ साहब को वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बनाया, लेकिन सदर बनाने पे आज राना सनाउल्लाह साहब ने करारदाद पेश कर दी है और पार्टी का सदर बनाने की करारदाद भी पेश कर दी है, मंजूर भी हो गई है। पता नहीं, देखिए उससे पहले मैं आपको प्रोग्राम मतलब आपकी जो गुफ्तगू थी वो मैं सुन रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। कि ये टेस्टर लगा रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब की सूरत में, राना सनाउल्लाह की सूरत या बाकी सब की सूरत में, एक बयान देते हैं, एक तरफ वो होता है दूसरी तरफ वो होता। लेकिन देखिए ये मैं एहतजाज करूंगी कि ये मियाँ साहब के साथ ज्यादती है। उनको वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया था, उनको विक्ट्री स्पीच करवाई गई, वो कबूतर उन्होंने हथों उड़ाए गए और तस्वीर उनकी छापी गई, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि उनको वजीर जो आजम है वो उनकी छोटे भाई बन गए और उसके बाद सुना है किसी कबूतर के जरिए पैगाम आया है, सुना है किसी कबूतर के जरिए ही उन्हें बाद में पैगाम आया, कबूतर पैगाम लेकर आया है। उसके बाद उन्होंने कहा ना कबूतर जा जा जा। वो पता नहीं बचपन में सुनते होते थे कि बंदे को फारिग नहीं बैठना चाहिए। एक बिहारी में मिसाल है कि कुछ ना कुछ किया कर, धोती फाड़ रुमाल सिया कर। तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं। देखो तो उन्होंने रोटी की कीमतें भी देख ली कि वो कहाँ 3 दफा के वजीर आज़म और उन्होंने जाकर औलाद कितनी जालिम शय होती है, आजमाइश होती है कि तंदूर पे लाके खड़ा कर दिया। और अब वो उन्होंने कहा कि चल वजीर आजम भी नहीं बन सकते, इस मुल्क के सदर भी नहीं बन सकते, तो पार्टी की सदारत ले लें। और पता नहीं क्या ये ऐसी खुद ही से आपस में क्या कर रहे हैं राना साहब, हमसे कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पर तो असेंबली में एक खातून आकर हल्फ उठाती है जिसको पार्टी नहीं मान रही, मगर उसने हल्फ उठा लिया। यहाँ पर तो 2 लोगों का नाम काफ लीग के लिए जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो PTI के हैं, लेकिन काफ लीग में इसलिए गया कि काफ लीग की रिजर्व सीट भी आ जाए और बाकी जिन पार्टीज में हो उसकी भी रिजर्व सीट आ जाए। 2 लोगों का था, पता नहीं कोई एक वो सुनने में है कि वो ऑपोजिशन बेंचेस में बैठते हैं। जी वो अपोजिशन बेंचेस में बैठे। वो जो खातून आई है वो कहाँ से आई है जिनको उनकी पार्टी की खवातीन खड़े होके वो उनको एलियन कह रही हैं और वो कह रही है कि मुझे मौलाना साहब ने खुद टिकट दी है, मैं पाकिस्तान को सर्व करने आई हूँ, लेकिन मौलाना साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। यानी कि कोई भी चला जाता और जाकर हल्फ ले लेता। ये चल क्या रहा है इस मुल्क में? कुछ आपको समझ आ रही है कि कौन क्या करना चाह रहा है?
हम आप इसीलिए तो हमने आपको बुलाया कि आपसे कुछ समझ नहीं, मुझे और यासर को तो कोई समझ नहीं आ रही। बहुत बुरी तरफ हालात लेकर जा रहे हैं कि वो फिर कहते हैं कि बात फिर उनसे भी, मेरे अजीज हम वतनों से भी आगे निकल जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज सियासी जमातों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से पैगाम आ रहा है, किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को क्या नहीं कर रहे। हमारी तरफ भी सिंध में खामोशी है। मुझे तो ये खामोशी कोई मसलहत तो नहीं लग रही कि कोई किसी मसलहत के तहत खामोश हुआ हो। बड़ा जोशो जज्बा और सब कुछ था, चारों तरफ खामोशी है। अब यहाँ पर जो किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है कि 10,000 आपने रेट लगा के 8 पर भी नहीं लिया जा रहा, लोग मर रहे हैं खुदकुशी करने पर, वो निकलेंगे तो फिर उसकी धमकी किसको देंगे? 10,000 रेट किस चीज का? 2.5 मन बोरी का ना, 2.5 मन का यहाँ सिंध में जी, 2.5 मन का 10,000 ये हुआ था। और अब वो 8 तो छोड़े, 7.5 में सुना है कि अगले हफ्ते से 7.5 में होगा। अभी किसी ने कहा था कि बोरियां हैं तो निकाल लो। 8,000 में बाहर दाना ही नहीं मिला। और फिर ऊपर से बड़ी मजे की यहाँ पर पीपल्स पार्टी के खातून कह रही है कि ये तहकीकात होंगी कि ये किसने किया है, किसने गंदम मंगवा ली। 16 रुपए की रोटी तुसी कर ली थी, 4 रुपए की रोटी का वजन नहीं काटता। जो किसान गंदम उगा के बैठा है उसका क्या करना है? और फिर दिल की बात दिल में रह जाती है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। मालूम आपको भी सारा होता है, भड़ास आप निकाल के निकल जाती है। सर मुझे तो आप भड़ास निकाल देती है, ये ना हो कि हम भी निकल जाएं। आप तो सर देख लो, तानू सारा कुछ समझ आ जाएगा, बस वो बंदा की करे। अच्छा ये तो मुझे बता दें, बड़े मियाँ साहब के सदर बनने के बाद क्या छोटे मियाँ साहब जो है वो बाकी चीजें बचा लेंगे? बाकी चीजें बचा, पता नहीं। वो तो बेचारे मोरे हैं। ये पता नहीं वाला जवाब तो कोई भी दे सकता है। पता नहीं वाला जवाब तो कोई भी दे सकता है। देखिए मोहरा, मैंने कहा वो एक मोहरे हैं। मोहरा तो मैंने बड़ा लफ्ज बोल दिया, लड्डू की गोटी है वो। तो वो मतलब वो खुद से तो कुछ भी नहीं मतलब वो कर रहे हैं। अब देखिए कि ये करने वालों ने क्या करना है। अगर मियाँ साहब को ये पार्टी सदारत दी गई है, देखें वो अब क्या करते हैं। मगर बात यह है कि अगर वो आके कुछ बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, अभी जावेद लतीफ साहब का आया है, अभी बयानियां मतलब 1 हफ्ता लगेगा बयानियां बनने में। मतलब वो बयानियां ना हो गया, वो पाए हो गए, वो पुलाव हो गया जिसको आपने दम पे रखा हुआ है, और वो हफ्ते तक बयानियां तैयार होगा कि मतलब क्या होगा, कौन सी कढ़ाई होगी। वोट को इज्जत दो कढ़ाई, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पुलाव, मतलब क्या बयानियां हैं, क्या आप बना रहे हैं? नहीं, कादर मनोखेल साहब ये क्लेम करते हैं कि 1-2 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाल ले जाएंगे। क्या आपको नजर आता है? मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि पहले जब गोश्त नवाज हुआ था तो अभी गोश्त शहबाज भी हो, सिर्फ और सिर्फ बजट का इंतजार है। जरा हम IMF के पैसे ठिकाने लगा लें और बजट दे दें। जितनी भी मलामत इस बजट में डलनी है नून लीग के ऊपर, उनको करके उसके बाद होगा। मेरी कल किसी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जाना था बट मुझे रोक दिया गया। पीपल्स पार्टी के हैं वो। तो मैंने कहा किधर जाना? वो इलेक्शन हार गए पंजाब की तरफ से। तो कहा कि उन्होंने कहा कि बस साल दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। तो दोबारा इलेक्शन जा रहे हैं? 1 साल बाद दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। अब मतलब मुझे जो कल एक मुसद्दिका जराए से खबर मिली है तो वो मैं ऐसे पूछ रही थी कि किधर था, उन्होंने कहा नहीं रोक दिया क्या मुझे। तो बस ये थोड़े अरसे में, उन्हें पता नहीं अब उसको रोका गया जाने से या क्या है। लेकिन देखिए हालात इसी तरह है, कहीं ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। आपने मतलब यहाँ पर एक जबरदस्ती की हुकूमत कैसे बन सकती है? कोई 1970 का दौर है कि जहाँ पर सिर्फ एक अखबार होता था या PTV होता था, वो भी शाम तक ही होता था और जो खबरें मिलती थी और वही मिलती थी। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया को भी इतना बुरा कहा गया। भाई सोशल मीडिया पे कहानी धर ले। सोशल मीडिया पे जो लोग महंगाई से रो रहे हैं, जो रो पीट रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर कान धर लें। जरूरी थोड़ी है कि आप लोगों ने सिर्फ PTI की खबरें देखनी है या उसी से PTI से सोशल मीडिया को आप जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोगों के अवामी मसाइल भी तो होते हैं। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल, PTI को तो इजाज़त नहीं मिल रही है एहतजाजी जलसों की, वो आपके एहतजाजी धरनों का क्या बना जो ईद के बाद होना थे? बता तो दिया उन्होंने कि खामोशी हो गई है या खामोशी करा दी गई है। ये मैं सच आपको बता रही हूँ कि वो मुझे भी नहीं समझ आई। और वो मैंने अभी पीर साहब कोई सफ़र पर हैं, खैर वो मामला तो यूनुस साईं सदरुद्दीन शाह राश्ती देखते हैं
लेकिन जो ईद के बाद जलसा होना था वो बदीन में होना था, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल खामोशी है। अब ये खामोशी मुझे नहीं पता तूफान से पहले की है, तूफान के बाद की है, मसलहतन खामोशी है। मैं आपको यही तो शुरू में कहा था कि यहाँ सिंध में भी खामोशी है और मुझे उस खामोशी की वजह समझ नहीं आ रही। और मैं अभी उस बसात पर इतनी बीच में बैठी नहीं हुई कि कोई मुझे आके वजह बताए कि ये इसकी वजह क्यों है, लेकिन ये सवाल आपकी तरह मेरे जहन में भी उठते हैं कि ये चल क्या रहा है, फिर ये सियासी जमातें कहाँ खड़ी होंगी अगर ये आज किसी भी एहतजाज में, चले ठीक है अब जो हो गया, वैसे तो नहीं माना था हमने इस हुकूमत को, अब जो अवामी इश्यूज है उसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं। जो सिंध में यहाँ पर लूट मार का बाजार गर्म हुआ है, जो यहाँ के इनके मुशीर डाकुओं को असला देते हुए पकड़े गए और उसके बाद कहानियां सुना रहे हैं, वो भी आप मुझे बताएं सिंध की पुलिस बलूचिस्तान में क्या कर रही है। और आपको एक बात बताऊं, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें पहले बता देते तो हम आपको दूसरे रास्ते से गुजार देते, क्योंकि पुलिस के साथ एजेंसीज के 4 बंदे खड़े थे, इस वजह से मामला निकल गया। चलो अच्छी बात है कि आप लोगों तक भी पता चला कि ये यहाँ पर असला डाकुओं के पास, इन कच्चे के डाकुओं की जो पुष्ट बनाई है वो पक्के के डाकू करते हैं जो असेंबलीज में बैठे हुए। तो ये सारे मामला इतने गड़बड़ हो गए कि किसी को अंदाजा ही नहीं है कि हो क्या रहा है और वो क्या उनके नजदीक ही। शायद उन्होंने कहा शायद कोई आगे डील हो जाएगी, ये ना हुआ तो दूसरा हो जाएगा, एक वजीर आजम तैयार बैठे हुए, उनको कर देंगे या कुछ कर देंगे। ये हो नहीं पा रहा। जो पीटीआई के जो सुन रहे हैं कि जी लोगों को मैनेज कर लिया गया, वो भी आपको पता है सोशल मीडिया और अवामी ताकत इतनी है कि उनको भी 2 मिनटों में चुटकियों में उड़ा के रख दिया उन लोगों ने जो इस किस्म की बात करते थे या वो करते थे। लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। मैं और यहाँ आप देख लें कि वो पंजाब में ये सारे वो टैबलो शो ही नहीं खत्म हो रहे। जो स्कूल में हम लोग बच्चे मेरे होते थे, मेरा बेटा कभी वो नेवी अफसर बनता था, कभी आर्मी ऑफिसर बनता था, कभी वो क्या बन जाता था, वो कोई ना कोई होते थे। यहाँ पर यही नहीं खुशियाँ खत्म हो रही कि हमने यूनिफॉर्म पहनी है और पूरा दिन यूनिफॉर्म में। तो फिर मुझे समझ रही वो आपको 800 का सूट मिला कि नहीं मिला? मैं आपने मुझसे वादा किया था कि मैं पंजाब से 800 का सूट दे दूंगी। 800 का सूट छोड़े, यहाँ पर तो जो नॉर्मल बेडशीट होती थी 1500 में 4 तकियों के साथ मिलती थी, वो 3500 चली गई है। जोड़ा कहाँ से 800 रुपए का मिलेगा? यासर कहता मिल जाएगा। तो फिर इन्हें कहें कि वो उस दुकान का पता आपको भी बता दें और मुझे भी बता दें, ताकि थोड़ी सी जिंदगी में आसानी हो कि घर में आम पहनने के कपड़े 800 का जोड़ा ले लें। टेलर स्टिचिंग 800 नहीं लेता, वो यहाँ कराची में नॉर्मल स्टिचिंग 1500 से 2000 है और उसके आगे तो आप जितना मर्जी आप वो करें। तो ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? अच्छा, पंजाब किनके हाथ किनके हवाले किया हुआ? ये कुछ शौक था कि नहीं अब्बू जी मैंने ये बनना है, अब्बू जी मैंने ये बनना है, तो और आपने वो कर दिया और ख्वाहिश पूरी करने वालों ने भी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। इसीलिए तो कहते थे ना, ये खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, इसीलिए तो ये एक नगमा आया था, ये दुआ आई थी। जी, मेरे अब्बू ने लेके दी एक बीमा पॉलिसी लाके अम्मी को रहे ताकि अमन और हिफाजत से हम अमन और हिफाजत से भी तो नहीं रह पा रहे ना हम। क्या करें, किसको यकीन नहीं करें? ऊंट से रिकॉर्ड निकल सीधी। मैंने तो सुना था कि वहाँ पर तो शहबाज शरीफ साहब भी तो इसी तरीके से वो छतरी लेके लंबे बूट पहन के या हैट पहन के तो निकलते थे ना, तो वो अक्स तो दिखाई देगा खानदान में होता है, तो उसमें क्या बुरा है? ये खानदान गलत प्रोफेशन में आ गया है। मतलब अगर देखिए बहुत अच्छा मतलब वो है, आप इतने बड़े बड़े हमारे 8 मूवीज के एक्टर्स हैं, नसीरुद्दीन शाह हो गए, शबाना आजमी हो गई, आप यहाँ पर हमारे देख लें मोहम्मद अली साहब थे, ये थे वो थे। मतलब एक नाम है, एक लेजेंड है भाई। अगर एक्टिंग का शौक था तो इस शोबे में आना था। ये बात हुई कि 2 शोबे साथ लेके थोड़ी चल सकते कि सियासत और एक्टिंग साथ हो, जिसको जो पसंद हो उसको वो उसमें जाए। ऐसे थोड़ी है कि ये भी करना है और वो भी करना है। तो अब देखिए ना, मतलब आप सुरीली आवाज भी है इनके खानदान में, गाने भी अच्छे गाते हैं, पूरी बाकायदा सारा कुछ वो है। तो प्रोफेशन बेसिकली गलत हो गया, साड़ी ऐसी भी तैसी हो गई, गलत प्रोफेशन ही चल गए। देखो ना, मॉडलिंग का शौक, गाने का शौक, सारी चीज़ा, तो भाई एक बहुत अच्छा मतलब आर्टिस्ट जी। वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, तो भारत में भी कई अदाकार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बने हैं। वज़ीर आज़म तो नहीं बने, लेकिन वज़ीर आला और वज़ीर बने हैं भारत में भी। आपने भारतीय खवातीन की ड्रेसिंग देखी है कि कॉटन की साड़ियाँ लेके सिर्फ एक बिंदी लगी हुई होती है? वो ड्रीम गर्ल भी तो थी ना असेंबली में,
वो तो ड्रीम गर्ल थी, उनके ऊपर तो छाप थी। हेमा मालिनी की बात कर रही हूँ। आपने उनकी सादगी देखी है? आपने उनकी चप्पलें देखी है, जिन चप्पलों में कोल्हापुरी चप्पल में वो आती हैं? आपने वहां के यहाँ पर तो आप देखिए, यहाँ पर तो कोई मैच ही नहीं दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है और खामोशी जो है ये किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।